मैवरिक ने असला कहाँ भेजा है पता चला? वो दोनों लाउंज में बैठे थे। नीलम कमरे में सो रही थी। मेजर हाथ से अनस के सवाल पर नक्शे से नजर हटा ली। असला बहरी सफर के जरिए पाकिस्तान से निकाला जा चुका है। कोई कार्रवाई अभी इसलिए नहीं की कि पता चल सके कि मैवरिक असला कहाँ भेज रहा है। आज से बताया। टाइगर, तुम्हें क्या लगता है मैवरिक कौन है? अनस ने फिर उसके धमकते बेनियाज चेहरे को देखा जो दोबारा से सामने पड़े नक्शे को देखने लगा था। दोनों दरमियान वाले 3 सीटर सोफे पर परजुमान थे। आई एम 101% श्योर ही इज फ्रॉम CIA। वो पर यकीन था। चलो, हमारे साथी उस पर नजर रखे हुए हैं, पता लग जाएगा। और मैंने नेक्स्ट रिपोर्ट भी सेंड कर दी है। हीरो के मुतल्लिक भी लिखा है और नीलम के बारे में भी आगाह कर दिया है। अब रिपोर्ट JIX के बाद आर्मी ऑफिसर्स को प्रेजेंट की जाएगी। मेरी गलती पर सब कितना बरसेंगे। वो अफसरदा हुआ। तुमने नीलम की तस्वीर भी भेजी है ना? मेजर हाथ से सवाल किया। जो तुमने कहा था सब लिख दिया। एजेंट शोएब ने जो एमली और एवा की वीडियोस भेजी थी वो भी साथ भेज दी। अलमास भी और हरब का सेल फोन भी। उससे मजीद बताया। और हबीब की जानिब से खदशा भी जाहिर कर दिया है मैंने। बस 12 बजे तक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हरब के सेल में मौजूद डेटा शायद हमारे कोई काम आ जाए। अगर डायरेक्ट पासवर्ड खोले तो डेटा उड़ जाएगा। इस सिलसिले में वो हैकर्स के हाथ में दिया है। मेजर आज से अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की। मुझे क्यों लगता है अनस कि ये कड़ियों से कड़ियां मिल रही हैं। अमेरिका, सऊदी, अफगानिस्तान, भारत, इन सब के खुफिया एजेंसीज वाजेरिया मनहाज पाकिस्तान में घुस गई हैं। आखिर कोई बलूचिस्तान में तरतीब दिए जाने वाले दहशतगर्दों को अफगानिस्तान क्यों भेजा गया? CIA के एजेंट अफगानिस्तान में डेरा डाले हुए हैं। अफगान तालिबान से उनकी टक्कर अब तो मीडिया की भी जीनत बनी पड़ी है। और एक इत्तला के मुताबिक सऊदिया ने अफगानिस्तान में $15 का असला भेजा है। और हो सकता है ये अफगान तालिबान के इस्तेमाल में आए। चंद दिनों पहले ही तो ISI के हेडक्वार्टर में इसकी मीटिंग पाक आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल, जो अब ISI के डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर फाइज हो गए हैं, से हुई थी। अच्छा, ये नक्शा समझ आ गया है? अनस से पूछा। हाँ, आ गया है। इस पर आज ही काम कर लेता, मगर मुझे इंतजार है हेडक्वार्टर से आने वाली कॉल का। उसी वक्त कॉल आई थी। मेजर आज से फौरन ब्लूटूथ एयरफोन कान में सेट किया। मेजर आज, एक बुरी खबर भी है और एक अच्छी भी। एक एजेंट ही जानता है जब बुरी खबर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। टेल मी क्विकली ऑफिसर। वो फौरन खड़ा हो गया। उसका पूरा वजूद कान बन गया था। मिलने वाली इत्तला किसी ब्लास्ट से कम ना थी। हर रॉ का एजेंट है। उसके सेल से उसकी और 3-4 और एजेंट आकाश, अर्जुन, प्रेम, राकेश, अभय की सफरी मालूमात मिली हैं। इन तमाम शख्सियात की IDs और पासपोर्ट की तस्वीर भी मिल गई हैं। उनका एक साथी काली भेड़ बनकर हम मारखोरों में घुस बैठा है। उसके पास हमारे मिलिट्री हार्डवेयर्स की GPS लोकेशन है, जो उससे आज एजेंट अभय को देनी है। मैंने एक फाइल तुम्हारे ईमेल के साथ अटैच करके सेंड की है। सबकी तस्वीरें चेक करो और मालूम करो कौन आ रहा है आज रात उस काली भेड़ से मिलने। और हाँ, तहम्मुल का मुजाहरा करना मेजर आस। वो बाहिफाजत हमारे तक आना चाहिए। आराम आराम से कहने के बाद उससे चंद कोड वर्ड्स में उसे कुछ और भी बताया था। फिर रब्ता मुनक़ता कर दिया। जल्दी गेटअप चेंज करो अनस, तुम्हें फार्म हाउस जाना है। मैं एमाज प्लाजा जा रहा हूँ। 2 एजेंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी आ रहे हैं। वो जल्दी से मैप बंद करते हिदायत दे रहा था। मतलब रॉ के एजेंट के खिलाफ महाज पर जा रहे हैं हम। काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो रॉ के खिलाफ काम करती है। तभी उस डिपार्टमेंट का नाम सुनते ही अनस समझ गया था। हाँ। वो यकलफ्सी बोलता कमरे की तरफ बढ़ गया। उससे जल्दी से कमरे का मुकफ्फल दरवाज़ा खोला था। जल्दी में वो ठक करके पीछे दीवार से लगा था। बेड पर बेखबर चादर में लिपटा वजूद हड़बड़ा के उठा था। रात का 1 बज रहा था। मेजर आस एक लिबास लेकर कमरे से मोहल्लिक वॉशरूम में घुस गया। जब वो वापस आया तो उसे वाइट कलर की बगैर शिकनों के शर्ट से तनकी हुई थी। साथ डार्क ब्राउन टाइट जीन्स और बाजू के बटन खुले थे। बाल कुशीदा पेशानी पर बिखरे पड़े थे। वो गजब ढा रहा था उस हुलिये में। कभी महसूस किया है तेज सारी आरी के नीचे कलेजी के टुकड़े को कतर थे। बिल्कुल यही हालत नीलम की थी। वो उसे नज़रअंदाज किए अब स्लीव फ्लोट कर रहा था। बेड के किनारे उससे डार्क क्रिमिनल रंग का कोट निकाल के रखा था। फिर मिरर के सामने जा खड़ा हुआ। साथ ही एक छोटी सी अलमारी थी। उसको खोलकर उसे ना जाने क्या निकाला था। नीलम की जानिब उसकी पुछ थी। तकरीबन 7 मिनट बाद वो पलटा। नीलम तंग रह गई। उसकी आंखें सुनहरी रंग पकड़ चुकी थी और बाल भी उसी रंग के थे। उससे हेयर वैक्स इस्तेमाल की थी। शायद एक कान में छोटा सा टॉप सा। ब्रांडेड घड़ी। वो कोट उठाने को झुका था जब नजर बेख्तियार नीलम पर पड़ी। वो उसकी नजरों से अनजान बन रहा था पर था नहीं। आई एम रेडी।
अनस अंदर दाखिल हुआ। गार्ड के हुलिये में था वो। ओके, देखो कार आई। उसने अनस को ऑर्डर दिया। आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? वो बेड से नीचे उतरी। टाइगर कोट पहन रहा था, जिसके दाएं तरफ सफ़ेद रंग के धागे की कढ़ाई थी। उस पर खूब जच रहा था। हाँ, हम कब से जा रहे हैं। बाहर से लॉक करके जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं। उसने आम से लहजे में मसरूफियत से जवाब दिया। आप कहीं नहीं जाएंगे, सुना आपने? यकदम ही वो दरवाज़ा जोरदार अंदाज से बंद करते उसके साथ टेक लगाते बोली। ड्रेसिंग के सामने खड़े हाथ से खूनखार नसों से दिखाऊं। पागल तो नहीं हो गई तुम? वो गुस्से से चिल्लाया। प्लीज मत जाए, हम अकेली रात को इस घर में नहीं, हम नहीं रह सकते, प्लीज। वो रोना शुरू हो चुकी थी। उसके रोने से मेजर आस को शदीद चिढ़ थी। नीलम, आप हट जाएं दरवाजे से, मेरा जाना बहुत जरूरी है। वो ठेरे लहजे में बोला। आप आप नहीं जाएंगे? इस टाइम क्या काम हो सकता है आपको? और आपने ड्रेसिंग क्यों की है? अब की बार उसका फितरी तजस्सुस ऊद कर आया था। तुम जानना चाहती थी ना मैं कौन हूं, तो आज सुन लो। उसके चेहरे की पथरीले तासुरात नीलम को खौफजदा करने लगे थे। आई एम अ स्नेक ईटर। मैं आईएसआई हूं, पाकिस्तान के दफा की आखिरी लकीर। मैं मुल्क के पाकिस्तान के हर दुश्मन की मौत हूं। मैं वो ललकार हूं जिस पे दुश्मन लरस जाता है। मैं सरहदों का मुहाफिज हूं। मैं स्पाई हूं, एक एजेंट। दुनिया मुझे जासूस कहती है। मेरी कोई पहचान नहीं, मेरा कोई एक रूप नहीं। मैं एक हूं, मेरे चेहरे 100। मैं अपने मुल्क की खातिर कशकोल उठा सकता हूं, भारत की सर्द के गिर्द मंडलाता फकीर बन सकता हूं। मैं कैमरे उठाए कभी सहाफ़ी बना मिलूंगा, तो कभी किसी इदारे में उस्ताद के रूप में, कभी अमेरिका का कोई रईस बिजनेसमैन, तो कभी किसी मस्जिद का इमाम। कभी आवारा बन जाता हूं तो कभी अपने मुल्क के लिए दीवाना, हाकरोब बनकर, फेरी वाला बनकर। हर रूप में मिलता हूं मैं गुमनाम हूं। कोई मुझे नहीं जानता, कोई मेरी खोज नहीं लगा सकता, कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकता, कोई मुझे नहीं पहचान सकता। मैं दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी का टाइगर हूं। माई नेक्स्ट टारगेट इज टू अचीव द टाइटल ऑफ ब्लैक टाइगर। वो तम सादे उसे सुन रही थी, जिसके जुनून की कोई हद नहीं थी, जिससे अपना अगला हद हर कीमत पर हासिल करना था। आप आईएसआई से हैं? उसकी आंखें हैरत से फटने के करीब थीं। अपनी इतनी लंबी तकरीर के जवाब में ऐसा बचकाना सवाल सुनकर मेजर आस का दिल उसे एक ही गोली से उड़ा देने का किया था। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आने लगी। उसके जाने का वक्त हो गया था। सर पर कफन बांध कर निकल रहा था वो, क्योंकि ये खेल ऐसा था जहाँ खेल पर खेल खेला जाता है, जहाँ चालों पर चालें चली जाती हैं, जहाँ पीछा करने वाले का भी पीछा किया जाता है। देखना ये था क्या जो गेम चेंजर कहलाएगा कि नहीं। हटो। उससे आगे बढ़कर नीलम का बाजू थामा और उसे रास्ते से हटाया। वो ऐसे ही अपने रास्ते साफ करता था। दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकल चुका था। मेजर हास। नीलम उसके पीछे लपकी। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि टाइगर के बढ़ते कदम थम गए। वो मेन गेट खोलने लगा था। आज चंद साने को लॉक पर ठहर सा गया था। उससे पीछे मुड़कर देखा, वो उससे काफ़ी दूर खड़ी थी। उसके आंसू अब भी बह रहे थे। अल्लाह निगहबान, अल्लाह की अमान में। उससे कपकपाते लबों से अदा हुआ जुमला मेजर हाथ से कानों से टकराया। उससे गहरी सांस सीधे हल्की सी मुस्कुराहट से उसे नवाजा था। और ये मंजर नीलम के दिल के नया खानों में कैद हो गया था। फिर वो पलट गया, चला गया, और वो वहीं खड़ी रही। अब की बार उससे काली रात की गहरी तन्हाई से खौफ नहीं आ रहा था। अब उसे सिर्फ उसे खो देने से खौफ आ रहा था, जिसे कभी पाया ही नहीं था। नीचे शानदार कार के पास खड़ा अनस उसका मुंतजिर था। मेजर आस के आते ही उससे कार डोर ओपन किया और मेजर आज से ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट संभाल ली। एजेंट अनस दूसरी जानिब से घूम कर आया और कार स्टार्ट करने लगा। आज से डैशबोर्ड पर पड़ा लैपटॉप उठाया, जो साइज में कुछ छोटा था। टच स्क्रीन लैपटॉप पर मेजर आज की उंगलियां अब तेजी से चल रही थीं। भेजी जाने वाली बहुत सी तस्वीर में से उससे बिलाखिर ये चेहरा पहचान ही लिया था। वो कोई और नहीं, खबीब था। पासपोर्ट साइज तस्वीर में वो एक अरबी ही दिख रहा था, जिसकी पहचान करना मुश्किल था। कार की स्पीड आम रफ्तार से बहुत ज़्यादा थी। कुछ ही वक्त में चमचमाती स्याह रंग कार एमास प्लाजा के सामने रुक गई। लोहे का मेन गेट बहुत बड़ा था। सामने अलर्ट खड़े गार्ड फौरन मुतवज्जा हुए। मेजर आस अभी तक बाहर नहीं निकला था। गार्ड की वर्दी में मलबूस अंस अब गेट कीपर के पास खड़ा था। 1 मिनट के गुजरने के बाद वो वापस कार की तरफ आया और कार डोर ओपन करके मेजर आस को बाहर निकलने का इशारा दिया। सर, तशरीफ रखिए। मेजर आस पुरवकार अंदाज से चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ था।
लिफ्ट के से थर्ड फ्लोर पर पहुंचते ही वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। तब साथ चलते मुलाजिम ने तब से कहा था, अनस वहीं खड़ा हो गया। उसके सोफे के हक में 3 मिनट के मजीद इंतजार के बाद मिनहाज इसाक ने ड्राइंग रूम में कदम रखा था। वही मकरूर चाल चलता, सरापा घुमंड। हाय। मैं जरा से अपनी जगह से उठ टिका और मुसाफिर के लिए हाथ भी बढ़ा दिया, जिसे माज से पल भर को थामते उसे बैठने का इशारा दिया और खुद भी सामने वाले सोफे पर टांग चढ़ाए बैठ गया। किस सिलसिले में मिलना है आपको हबीब से? अहमाद से बगैर उम्मीद बांधे बात शुरू की। वो ऐसा ही था, मुख्तसर बोलने वाला। हबीब अपनी टैगिंग से मुकर गया है। ही इज़ नॉट ए सऊदी गाय, ही इज़ फ्रॉम सीक्रेट एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। मिजराज का अंदाज ऐसा था कि अगर महनाज की जगह कोई और होता तो उसकी बात को 100% दुरुस्त जानता। आखिर को इतने पुरइत्माद अंदाज था उसका। एमाज का तंजिया कहेगा ड्राइंग रूम के दरो दीवार से टकराया था। व्हाट अ जोक। फिर सब करता थोड़ा आगे को झुका। गुड ट्राई, बट ट्राई अगेन। उसका अंदाज मजाक उड़ाता था। आई नो इट्स अनबिलीवेबल फॉर यू, बट आई हैव प्रूफ। मिजराज का हुलिया ही नहीं, लहजा भी अंग्रेज़ों वाला था। इतनी शाइस्तगी से अंग्रेज़ी बोल रहा था जैसे कभी उर्दू या कोई और ज़ुबान के अल्फाज उसके मुंह से अदा ही ना हुए हों। मिजराज से कोट के अंदरूनी पॉकेट से कम चौड़ी वाला जदीद मॉडल का सेलफोन निकाल दे उस पर उंगलियां घुमाना शुरू कर दी। मतलूबा वीडियो मिलते ही उसके याकूती लबों पर पल भर को तमस्सुराना मुस्कुराहट उभरी थी। अनस आगे बढ़ा और सेलफोन बेचे के हाथ से लेकर महनाज की जानी बढ़ाया। वीडियो में हबीब रात के अंधेरे में एक सुनसान और कदरे वेरान इलाके में खड़ा किसी का मुंतजिर है। फिर एक शख्स के आते ही वो काले रंग के चमड़े का बैग उससे ले लेता है और वीडियो ख़त्म हो जाती है। ये क्या? मतलब तुम कैसे कह सकते हो इतने वसोख से कि इस बैग में मेरे खिलाफ सबूत है? मिनाज का अंदाज अब कुछ मुस्तरब सा था। मेरा मकसद तुम्हें आगाह करना था, क्योंकि हबीब और मेरी टैगिंग हुई थी हेरोइन के केस में चंद लोगों को फंसवाने के लिए। मुझे हबीब की मदद दरकार थी, मगर उससे उल्टा गेम खेला। मेरे खिलाफ केस कर दिया कि मैं हेरोइन स्मगल करता हूँ। एनीवेज, मेरा इंतकाम पूरा हुआ। तुम्हें कोई तस्दीक करनी हो तो शौक से कर लेना। मेजर आज से पुलिस स्टेशन का एड्रेस बताया और अपना सेल फोन नंबर और नाम भी। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। वो खड़ा हो चुका था। सेल फोन वापस लेने को हाथ बढ़ाया। मिनाज की नज़र उसके चेहरे की जानिब उठी। उसकी रंगत ऐसी थी जैसे सूरज की रोशनी में सोना चमकता है। एमाज से सेल फोन से ब्लूटूथ के जरिए वीडियो अपने पास महफूज कर दे। सेल फोन उससे वापस उठा दिया। मैं तस्दीक ज़रूर करूँगा। अगर तुम्हारी बात पे ज़रा भी झोल हुआ तो तुम एमाज के शिकंजे से बच नहीं पाओगे। एमाज समझाना नहीं बोला था। मेजराज से पेंट की पॉकेट से हाथ डालते नजर नीचे की, फिर हल्का सा झुक गया। फिर जब उसे सर उठाया तो वो मुस्कुरा रहा था। एमाज को उसकी मुस्कुराहट कुछ कहती कुछ चिताती महसूस हुई, मगर क्या कि वो खुद भी नहीं जानता था। सून वी विल मीट अगेन। मेजराज का लहजा भी मुस्कुराता हुआ था, जैसे वो किसी बच्चे की खूबसूरत सूरत पर मुस्कुरा रहा हो। एमाज खामोश हुआ और उलझी नजरों से उसे जाता हुआ देखता रहा। अब उसका रुख हबीब के कमरे की जानिब था। मेजराज और अनस लंबी सी रातारी से गुजरते लिफ्ट की जानिब बढ़ रहे थे। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। अंदर से निकलने वाले 2 सिक्योरिटी गार्ड्स मेजराज को देख के हल्का सा मुस्कुराए थे। नज़रों ही नज़रों में जाने किन जुमलों का तबादला हुआ था और फिर वो लिफ्ट से बाहर निकल आए, जबकि मेजराज और अनस लिफ्ट में सवार होकर वापस चल पड़े। स्याही माइल रात अपने पंख फैलाए तमाम उजालों को शिकस्त दिए हर शय पर छाई थी। ये जगह बहुत कदीम खंडरात की सी मालूम होती थी। आसपास मौजूद मकान और बंगले खाली वीरान और टूट फूट का शिकार थे। दरारें पड़ी दीवारें गोया हवा के एक झोंके पर ही गिरने को तैयार थीं। यहाँ मौजूद कदीम हवेली नुमा मकान भूतों का मस्कन मालूम पड़ रहा था, जिसके सामने खड़े 2 नफूस आपस में सरगोशियों में गुफ्तगू कर रहे थे। उनका अंदाज चौकस था। उस हवेली के आसपास छोटे छोटे पोसीदा मकान थे और दंगलियों। ये इलाका जैसे सालों से लोगों की रिहाइश से महरूम रहा था। एक बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी और शलवार कमीज से मलबूस था और दूसरा भी कुछ उसी हुलिये अपनाए हुए था, जैसे कोई गुर्बत का मारा सहीफ इंसान हो। दोनों नफूस 5 मिनट मजीद बातों में मसरूफ रहे। फिर एक ने दूसरे के हाथ से स्याह रंग चमड़े का बैग थाम लिया और चील की तरह आसपास नसें घुमाई और बैग कंधे पर डालता वापसी को रवाना हो गया, जबकि दूसरा खंडर नुमा हवेली में घुस गया। मेजरास ही इज गोइंग। वो जो दीवार की ओट में सूखी झाड़ियों के झुंड में दुबका बैठा था, इत्तला मिलने पर रफ्तारी से बगैर आवाज़ पैदा किए उस बैग वाले शख्स के पीछे हो लिया। उसके निकलने की कुछ देर बाद दूसरा शख्स हवेली से बाहर निकला। पेंट शर्ट में मलबूस सफ़ेद धमकती रंगत पर स्याह ग्लासेस लगाए
कीमती रिस्ट वॉच पहने और बहुत शानदार शख्सियत का मालिक था, वो भी वापसी को चल पड़ा। हबीब का सेल फ़ोन पहले ही एजेंसी ट्रेस कर चुकी थी। 2 बार गलत फ़ोन नंबर ट्रेस किए गए, जो वो हबीब बन के इस्तेमाल करता था। मगर हरब एजेंट विनोद के सेल फ़ोन से मिलने वाली मालूमात से उसका असल नंबर भी मालूम हो चुका था। तभी उसकी मुलाकात की फ़ोन कॉल भी सुन ली गई थी और साथ ही लोकेशन भी ट्रेस कर ली गई थी। रॉ का एजेंट अभी हबीब उससे मिलने आने वाला था। काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो के दोनों एजेंट्स उनके पीछे थे। एक वीडियो बनाकर उन्होंने ऑर्डर के मुताबिक मेजर आस को सेंड कर दी थी। एजेंट आकाश अपना रूप बदल कर निकल गया था। उसकी हर हिस्स अलर्ट थी, मगर वो जान ना सका कि उन पोशीदा इमारतों की छतों पर खड़े मुल्क पाकिस्तान के मुहाफिज उससे भी ज़्यादा चौकन्ने थे। उससे 2 कदम पीछे ही उसकी मौत चल रही थी और वो बेखबर था, बल्कि सरशार सा था। अब उसे फिर से खुद को मारखोर ज़ाहिर करना था, जिसमें वो काफ़ी माहिर हो चुका था। आखिर को 6 साल हो गए थे उससे बेरूपिया बने। वो तेज़-तेज़ कदम उठाता उस अनजान और वीरान इलाके से निकल रहा था। एक तंग गली मुड़ते कोने में मौजूद मकान की लकड़ी के लटकते दरवाजे से उसे आवाज़ आई। सर, एजेंट अभय जैसे ही यहाँ से गुजरेगा, मैं उस पर हमला कर दूंगा। हम सब यहीं छुपे बैठे हैं। हबीब ने जेब में हाथ डालकर पिस्तौल तो तोला। मोहन उसे याद आया। हम सब मतलब एक से ज़्यादा। ऐसे में वो बेवकूफ़ी का मुज़ाहरा नहीं कर सकता था। वो खामोशी से वापस पलट गया। उसकी रफ़्तार बहुत तेज़ थी। वो उल्टा भाग रहा था ताकि देखने वाला कदमों के निशानात से किसी को आधा महसूस करे, ना कि ज़्यादा। उल्टे कदमों भागने पर भी उसकी रफ़्तार आम इंसान की रफ़्तार से काफ़ी ज़्यादा थी। वो वापस उसी मुकाम पर आ गया था। वो तेज़ी से हवेली के अंदर घुस गया। खुला कुशीदा सहन को अंधेरा हर चीज़ स्याह नज़र आ रही थी। उससे अपने कुर्ते की जेब से मोबाइल निकाला और साथ ही मूँसों में छुपाया तेज़धार चाकू निकाल लिया। वो दबे पैर बैग पर हाथ की गिरफ्त मजबूत करते आगे बढ़ने लगा। अपने देश के लिए आज वो जान पर खेल रहा था। गैर ज़मीन पर खड़ा वो मुल्क के लिए लड़ रहा था। तनतनहा इतनी आवाम के लिए लड़ना कोई आसान काम ना था। दोनों मुल्कों की दुश्मनी से पूरा एशिया आगाह था। कितनी खून की नदियाँ बही थीं बरे-सग़ीर की तक़सीम के वक़्त, बल्कि उससे कभी भी खून की गोली आए रोज़ खेली जाती थी। और उसकी तक़सीम के बाद भी सरहदों पर कटे सर मिलते हैं, तो जेलों में मुखालिफ मुल्क के बासियों की आहें गूंजती हैं। इंसानियत दम तोड़ती महसूस होती है इस दुश्मनी में। शायद दुनिया में इससे बड़ी अना की जंग किसी ने नहीं लड़ी होगी, जो पाकिस्तान लड़ रहा है भारत से, उसकी अना से, जो पाकिस्तान का वजूद आज भी तस्लीम नहीं करता। एजेंट अबे आहिस्तगी से आगे बढ़ने लगा। उसके पास इस वक्त अपने मुल्क की ताकत में इजाफे को एक कीमती बैग था और ये चमड़े का स्याह बैग उसे किसी न किसी तरह भारत पहुंचाना था। उसे लगा कोई उसके ताक़ुब में है। मोबाइल की टॉर्च ऑन करते उसकी रोशनी में देखा तो कुछ भी ना था सवाए सन्नाटे के। अब उसे दूसरी तरफ से आवाज़ आई। उससे वही अमल दोहराया। अब हर जानिब से कदमों की आवाज़ आती महसूस होती थी। उसने अपनी जेब से पिस्टल निकाला, मगर उसी दौरान फायर की आवाज़ गूंजी और बुलेट उसकी हथेली पर लगी। सेल फोन छुटकर नीचे जा गिरा था। 3-4 अफराद छलांगे मारते सहन में उतरे थे। एजेंट अभी को मालूम हो गया था कि अब वो फंस चुका है। अब वापसी मुमकिन नहीं। उसे शदीद गम ने अपनी लपेट में ले लिया। मंजिल के इतने करीब आकर वो नाकाम हो गए थे। एजेंट आकाश की 6 साल मेहनत डूबने को थी। एजेंट अभी की आंखें उस स्याह अंधेरी रात में भीगी थीं, मगर कोई महसूस न कर सका। कुर्ते की जेब से सुसाइड बिल बरामद करते हुए उससे बर्क रफ्तारी से अपने मुंह में डालते ही चबाना शुरू कर दिया। ये सब 60 सेकंड से भी कम वक्त में हुआ था। मेजर हास और उसके साथी उससे घेर चुके थे। उसकी तरफ से वो शायद किसी रद्द अमल के इंतजार में थे, मगर अभय के सामने अपनी महबूब बीवी, 2 नन्हे बच्चे और माँ का चेहरा ले आया था। उसकी फैमिली, उसका खानदान, जिनसे मिले जाने उसे कितना अरसा हुआ था। वो नहीं जानता था उसके बच्चे कितने बड़े हो गए होंगे, उसकी माँ उससे कितना याद करती होगी, उसकी बीवी उसकी मुंतज़िर होगी, उसकी वापसी की राह तकती होगी, मगर वो सब बेखबर थे कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। दुश्मन का तशद्दुद बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन। तुम अपने मुल्क के हसास राज न उगल दो, इसीलिए अपने देश की मट्टी से वफा करना, इस कैप्सूल को निगल लेना। ये मुल्क तुम्हारी कुर्बानी सदा याद रखेगा। उसके दिमाग ने यही अल्फाज आखिरी बार सुने थे, दोहराए थे। कैप्सूल ख़त्म हो चुका था, मगर उसमें चंद सांसें अभी बाकी थीं। अपने आप को हमारे हवाले कर दो एजेंट अभय, तुम नाकाम हो चुके हो।
मेजर हाथ से पिस्टल तानते ही अपने मखसूस गर्जदार आवाज में कहा। हबीब के होंठ तलखी से मुस्कुराए थे और फिर वो पल खाता जमीन पर लहरा कर गिरा था। ओह नो! मेजर हाथ से उसकी नब्ज चेक करते बेहद अफसोस किया था। पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर था। नुकसान होने से वो बचा लेता था, मगर फायदा अभी तक ना हो सका था। बैग मिल चुका था। मेजर हाथ से बैग ऊंचक लिया। वो बेचैनी से इधर-उधर पेंडुलम की तरह चक्कर काट रही थी। घड़ी की सुई अब 4 का हिस्सा अबूर करने को बेताब थी। गुड़िया, दादों के डर से नमाज़ पढ़ने का क्या फ़ायदा? नमाज़ तो अल्लाह के डर से पढ़ी जाती है। वो फजर के वक़्त गुसलमंदी से पढ़ी रहती थी। दादों की चिड़ियाँ सुनने के बाद ही कहीं उठती थी। उनकी लंबी डाँट से डरते वो फजर अदा करती थी। उसका दिल यकदम भर आया। अंदर बाहर एक अजीब-सा खालीपन महसूस हुआ, वीरानी सी हो जैसे। सन्नाटा, खामोशी। नीलम को अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। कितनी लापरवाह थी वो। उससे जाने कितने दिनों से नमाज़ नहीं अदा की थी। हालाँकि उससे 2-3 बार मेजर आस और अनस को घर में नमाज़ पढ़ते भी देखा था। शायद वो कज़ा अदा कर रहे थे। उससे अपना हुलिया देखा और फिर रूम में आकर अलमारी खोलने लगी। मगर वो मुकफ़्फ़िल थी। उस अलमारी के साथ वाली दीवार पर नज़र डाली। एक स्टैंड पर काफ़ी कपड़े लटके थे। उसमें एक मोटी-सी चादर थी, खाकी रंग की। उसे निकालने के बाद वो वुज़ू करने चल पड़ी। जैसे-जैसे वुज़ू कर रही थी, उसके आँसू बह रहे थे। 4-5 दिन के बाद वो अल्लाह के हुज़ूर खड़ी होने जा रही थी। अपनी गफ़लत और लापरवाही उससे आज से पहले कभी इतनी बुरी नहीं लगी थी। सर का मसा करते उसके हाथ कँप-कँपाने लगे थे। और नमाज़ कायम करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। सूरह बकरा आयत नंबर 43। नमाज को अदा नहीं कायम करो। नमाज से सजदे का नाम नहीं, बल्कि दिल की पूरी रजामंदी से अपने रब के हुजूर झुकने का नाम है। अपनी अफसल तरीन शय पेशानी टेकने का नाम है। नमाज के अदा करने और उससे कायम करने में बड़ा फ़र्क है। और वो हमेशा उससे अदा करती आई थी, सिर्फ ज़ुबान से पढ़ती आई थी। मगर आज वो दिल से नमाज पढ़ने उठी थी। आज उससे अज़ान से पहले वुज़ू किया था। पहले वो लापरवाह थी, बेफ़िक्र थी। उसे कभी अल्लाह ताला से लंबी-लंबी दुआएँ नहीं माँगनी पड़ी थीं, बल्कि उससे याद नहीं पड़ता कि कभी वो किसी चीज़ से परेशान हुई हो, गमज़दा हुई हो। वो शुरू से ही बेफ़िक्र, लापरवाह और बेनियाज़ थी। मगर अब उसे अल्लाह ताला से कुछ माँगना था। और इसमें कोई शक नहीं कि इंसान बहुत खुदगर्ज़ है। वो हमेशा ओले पड़ने पर ही अपने रब को याद करता है। वो भी उन्हीं गुनाहगारों में से थी। वुज़ू से फ़ारिग हुई, चादर लपेटी। 5 मिनट के इंतज़ार के बाद मुअज़्ज़िन बुलंद आवाज़ गफ़लत के मारू को जगाने लगा, कामयाबी की तरफ बुलाने लगा। उसने अज़ान का जवाब दिया और नमाज़ की नियत बाँध ली। अल्लाहु अकबर! अल्लाह सबसे बड़ा है। 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़ के बाद उससे दोनों हथेलियाँ दुआ के अंदाज़ में जोड़ दीं। अपने जुड़े हाथ जब उसने कुछ बुलंद किए तो फूट-फूट कर रो दी। उसे महसूस हुआ वो गफ़ूर रहीम, वो दो जहानों का मालिक, हमें पैदा करने वाला, जैसे उसकी सदा सुन रहा है, उसकी सिसकियाँ सुन रहा है। और वो भी सुन रहा है जो उससे कहा ही नहीं था। फरिश्ते कहते हैं कि अगर इंसान को मालूम हो जाए कि वो दौरान नमाज किसके रूबरू है, तो कभी सलाम ना फेरे। उसकी सिसकियाँ बुलंद होती गईं। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अल्लाह ताला के रूबरू अपना मुतालबा पेश करते उसे अपना आप कमतर हकीर मालूम हो रहा था। या अल्लाह! उसके लब कँप-कँपाए। वो कैसे बावज़ू होकर एक नामहरम का तज़किरा अपनी दुआ में करे। उसने फिर कुछ नहीं माँगा और रोते हुए अपनी नम आँखें उठी हुई हथेलियों में छुपा लीं। उसका पूरा वजूद हिचकोले ले रहा था। वो सिसक रही थी। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उससे तड़प कर सर उठाया, वही था, उसकी धड़कनों का मालिक, उसके दिल का मकीन, उसकी बेताबियाँ, बेकरारियों का ज़िम्मेदार। उसे लगा अल्लाह ने बिन कहे भी उसकी सुन ली हो। टाइगर! वो पिछले 2 घंटे से उससे कमरे की तलाशी ले रहा था। कितने लॉक्स तुड़वाए थे उससे। सारा कमरा उलट-पुलट कर रखा था। हबीब के कपड़े सारे बेड पर बिखरे थे। बहुत सारी फाइल्स थीं जो एमाज़ के बिज़नेस से मुतल्लिक थीं। वो अब अलमारी का आखिरी खाना खुलवाना चाह रहा था, मगर कार्ड से उसका ताला खुल के नहीं दे रहा था। एक लॉक नहीं खुल रहा तुमसे। एमाज़ साड़ा। सर वो ये। गार्ड ने पसीना साफ करते गड़बड़ाते हुए कहा। मुँह बंद करो और हाथ चलाओ। उसके सर पर पहुँचकर चीखा। कार्ड जल्दी से फिर शुरू हो चुका था। टेक, टेक। बिलाखिर ताला खुल गया। एमाज, कारखाने पर पुलिस की रेड पड़ गई है। बी क्विक।
मैवरिक शफावी के लिबास से मलबूस तेजी से अंदर आया। वॉट? निनाज इसाक को 440 वॉट का करंट लगा था। भला एसपी साहब ने उसे इत्तला क्यों नहीं दी थी? मिनाज को बेदर पे झटके लगे जा रहे थे। गार्ड से कहो कार निकाले। वो तेजी से रूम से बाहर निकलते आवाज बुलंद बोला। उसके जूते कॉरिडोर में टक टक की आवाज पैदा कर रहे थे। उसके कदमों की रफ्तार तेज थी। आधे से ज्यादा मंशियात तो कारखाने में पड़ी थी। सबसे बड़ा खतरा यही था। वो दूसरी बुरी खबर के मिलते ही निकल गया था। हाँ, गार्ड्स को बाहर निकलने का इशारा कर दिया था, मगर उसके जाते ही बारूदी गार्ड सभी भी कमरे में दाखिल हुआ और दराज से बरामद होने वाली सीरीज, यूएसबीज, पेपर्स और छोटे साइज का लैपटॉप निकाल लिया। दराज के अंदर चंद फाइल्स डालकर उससे बंद कर दिया और दबे पैर बाहर निकल गया, जहां उसका साथी उसका मुंतज़िर था। पॉजिटिव साइन मिलते ही दोनों पुरसुकून हो चुके थे। तकरीबन 15 मिनट बाद वो अपने कारखाने के सामने खड़ा था। अब बगैर इजाजत किस तरह कैसे मेरे कारखाने की तलाशी ले सकते हैं? पुलिस ने कारखाने में तबाही मचा रखी थी। पुलिस हवलदारों ने हर चीज़ तहस नहस कर दी थी। डब्बे जा बजा बिखरे पड़े थे। मशीनरी को भी चेक किया जा रहा था। वॉशरूम्स तक न छोड़े थे। एमाज सख्त गुस्से में मुठियाँ पीछे खड़ा था और दिल में एसपी बलाल की खबर लेने का तैयार कर चुका था। उसे डर था कहीं अभी अपने कारखाने में मौजूद खुफिया तहखाने का राज फाश न कर दिया हो। बाकौल उस अंग्रेज अजनबी के हबीब ने उसके तमाम राज उगल दिए हैं। कारखाना सीमेंट का बना था। कोई रंग और रोगन ना था उस पर, मगर 4 फ्लोर से मुश्तमिल उस बड़े कारखाने की तलाशी कोई आसान काम ना थी। पुलिस ऑफिसर्स बड़े धड़ल्ले से हुक्म देते कोना कोना कोशा कोशा जान रहे थे। मजीद 1 घंटा एमाज से दिल हथेली पर रख के गुजारा था। इतने अरसे में पहली बार इतनी बुरी तरह चेकिंग हुई थी कि मिनाज इसहाक को सब खत्म होता महसूस हो रहा था। अभी तो वो ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि अभी उसका सऊदी दोस्त आईएसआई का एजेंट है और उसकी पीठ में छुरा घोंपता रहा है। पुलिस ऑफिसर कड़कदार लहजे में मुआसत करता सर्द आंखों से एमाज के तासुरात का जायजा लेता चला गया। उसके पीछे ही सब निकल गए और कारखाना खाली हो गया। अब वहां सिर्फ उसके 2 आदमी, मैवरिक और एमाज मौजूद थे। आपने इतनी देर लगा दी। आपको पता है हमारी जान निकल जाती अगर आप एक भी मिनट और देरी करते तो। वो बेताबी से उसकी जानी पड़ती बेकरार सी बोली थी। मेजर हाथ से ठंडी सांस भरते एक सरसरी नजर उस पर डाली और चौकर सुधारने लगा। उससे कोई जवाब नहीं दिया था। नीलम को उसका रवैया गिरा गुजरा था। उसके हाथ में एक स्याह रंग बैग था जिसे थामे वो अंदर कमरे में चला गया। नीलम भी उसके पीछे ही चल दी। आप ठीक तो हैं? हम आपके लिए ही दुआ। वो कोट उतार रहा था जब नीलम की आवाज़ और उसकी बात बीच में ही काटते बोला। शट अप। मेजर हाथ से कोट जोर से बेड पर पटका और उसीले तासुरात लिए उसकी जानिब पलटा। नीलम डरकर आतन 2 कदम पीछे हटी थी। चादर में लिपटा उसका वजूद आधे से ज्यादा छुपा हुआ था। चेहरे पर आंसू के निशान साफ महसूस हो रहे थे। वो उसे ये नहीं कह सका कि 10 साल बाद किसी ने उसके लिए दुआ मांगी है, किसी ने उसके लिए बेकरार होकर रात गुजारी है, किसी ने उसके लिए अपना कीमती खरसाना आंसू लुटाए हैं। उल्टा वो उस पर गुस्सा हो रहा था। आ, आ, आप आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? वो अटकते हुए मासूमियत से बोल रही थी। अनस कमरे के बाहर ही ठहर गया। फिर पलट कर लाउंज में पड़े सोफे पर ठहर गया और सेल निकाल कर अपने दोनों साथियों से रब्ता करने लगा। नीलम, आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? क्या चाहती हैं मुझसे? जब हर बात वाज़ेह आपको बता चुका हूं तो क्यों बार बार अपने आप को गिराती हैं, बेमोल कर देती हैं मेरी नजरों में? वो बहुत हकारत से कह रहा था। सब्ज कान से अश्कों की धारें बहने लगीं, जैसे मेहताब पिघल रहा हो उन आरज़ों पर। मिजरास हमें वो आईना बना दे जिसमें सिर्फ आपका अक्स ले रहा है। हमें उस दरिया में उतार दे जिसका किनारा सिर्फ आप हो। हमें ऐसे रास्ते का नक्शा खींच दे जो आप तक आता हो। हमें जादूगरी की वो गुर सिखा दें जो आपको हम और हमें आप कर दे। हम आपके बगैर नहीं रह सकते। लोग कहते हैं ऐसा, मगर हम सच कह रहे हैं। वो बेताबी से 2 कदम आगे बढ़ती बोली थी। फॉर गॉड सेक, ये डायलॉग्स मेरे साथ मत बोला करें। वो नाकावारी से बोलता अपना कोट हैंग करने लगा। हमारी मोहब्बत को इतनी हकारत से मत देखिए, हमें तकलीफ होती है। कितनी मासूमियत से बोल रही थी वो, इस बात से अनजान कि वो उसे तकलीफ भी तो देना चाहता था। मेजर आज उसकी बात पर जरा सा मुस्कुराया। अपने जख्मी लहजे पर नीलम को उसकी मुस्कुराहट नमक का छिड़काव लगी थी। वो लम्हे भर में अपने 80 रुपये वापस आई थी। उसकी शर्ट को सीने से मुट्ठियों में भींच लिया। हमारी तड़प का, हमारी बेकरारी का तमाशा देखते हैं आप, जैसे मछेरे साहिल के किनारे पे आप मछली को जिंदगी के लिए एड़ियां रगड़ते देखते हैं।
आपके इशारों पर नाचते हैं हम, जैसे मदारी की टुकटुकी पर बंदर नाचता है। उसकी आवाज़ काफ़ी हद तक ऊंची हो चुकी थी। आंसू भी तेज रफ्तार से टिप टिप करते थोड़ी से लड़कते नीचे गिर रहे थे। ना ही मैं कोई मछेरा हूँ, ना ही मदारी। हाँ, अगर आप खुद को मछली या बंदर समझती हैं तो अलग बात है। उससे नीलम की दोनों कलाइयाँ बेदर्दी से जकड़ लीं। उससे गिरफ्त ढीली पड़ गई तो मेजर आस-पास से पर हो गया। टाइगर, दरवाज़ा खुला होने के बावजूद अनस से दस्तक दी थी। आओ। वो गुस्से से बोला, ना जाने अनस क्या सोच रहा होगा। इस जज्बाती लड़की की वजह से मेजर आस को अपना इमेज खराब होता नजर आ रहा था। वो, अनस से इशारा दिया। अच्छा तुम उसे बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। मेजर आस से उसे जाने का कहा। अनस बाहर निकल गया। आप अब बाहर नहीं आएंगी। उससे साकित खड़ी नीलम को हुक्मी अंदाज से कहा। वो किसी ट्रांस की कैफियत में चलती हुई बेड के किनारे बैठ गई। मेजर आस से एक नज़र उसके अफसरदा और हसीन चेहरे को देखा और बैग उठाए बाहर निकल गया।